Assalamu alaikum dear students. I am fine here and hopefully you are also fine there. We are discussing Niels Bohr's model of atom या Bohr's model of atom या Bohr's theory. As we had discussed in our last lectures that Rutherford proposed an atomic model in which he suggested that the total mass of the atom resides within the nucleus and the electrons revolve around the nucleus in the energy levels. We had also seen some defects in the Rutherford's model of atom, that according to Rutherford, when electrons revolve around the nucleus in certain orbits, then therefore there is a loss of energy and it will result in the falling of the electron on the nucleus. But actually it does not happen. Also another defect which is observed, that as electrons are continuously revolving, so continuous spectrum was expected, but when it is observed under experiments, the line spectrum are observed from the atoms. To overcome these defects, another scientist, Niels Bohr, who was a Danish physicist, Danish means the resident of Denmark, in 1913 he was working in the Rutherford's laboratory. तो इसने रदरफोर्ड के मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं उनको दूर किया और रदरफोर्ड के काम को आगे बढ़ाते हुए ही प्रपोज दैट इस दौरान मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कुछ नई डिस्कवरीज हुई थी. आइंस्टाइन की ग्रेट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी आई थी. प्लांक्स ने जो क्वांटम थ्योरी दी थी उसमें उसका कहना यह था कि एटम जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं तो इट इज इन सर्टेन डिस्क्रीट क्वांटिटी, वो कुछ खास क्वांटिटी के अंदर होती है. उन क्वांटिटी को या उन एनर्जी पैकेट्स को उसने क्वांटम का नाम दिया था. तो दिस इज नोन एज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. तो प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी को बेस बनाते हुए नील बोhr ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इन सर्टेन एनर्जी लेवल्स, कि जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब एक मखसूस एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं तो ये ना तो एनर्जी गेन करते हैं ना लूज करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर रिवॉल्विंग विद इन अ शेल, दे डज नॉट गेन और लूज एनी एनर्जी. जब तक एक मखसूस एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं उनके अंदर एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आता. इसीलिए इस शेल को एनर्जी लेवल का नाम दे दिया गया कि ये इन मखसूस एनर्जी लेवल्स हैं. और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी के अंदर कमी बेशी होती रहती है. अब जब एनर्जी ना तो गेन हो रही है ना लूज हो रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर नहीं गिरेगा. तो दिस हैज रिमूव्ड द फर्स्ट डिफेक्ट इन द रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड के मॉडल का पहला डिफेक्ट इससे दूर हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक मखसूस शेल में रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी मखसूस रहेगी, ना वो एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा, इसलिए न्यूक्लियस पर नहीं गिरेगा. द सेकेंड डिफेक्ट जिसमें स्पेक्ट्रल लाइंस के हवाले से कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम का जिक्र था. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में मल्टीपल वेवलेंथ्स होती हैं और लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर सर्टेन मखसूस वेवलेंथ्स होती हैं. ये मेन डिफरेंस है कंटिन्यूस और लाइन. कंटिन्यूस की एक मिसाल हमने दी थी कि लाइट जब प्रिज्म में से गुजरती है तो अपने 7 बेसिक कलर्स के अंदर तकसीम हो जाती है, तो उसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं. लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर सपोज कि देयर इज ओनली व्हाइट एंड ब्लैक कलर्स आर ऑब्जर्व्ड, मखसूस वेवलेंथ्स होती हैं. तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन एक मखसूस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, वो ना एनर्जी गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, तो इस दौरान स्पेक्ट्रम भी ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा. जब स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व नहीं किया जा सकेगा. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम उस वक्त होगा जब कंटिन्यूसली लाइट एनर्जी जो है वो गेन या लूज होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होगी, तो उस वक्त कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा. जबकि वक्फे वक्फे से जो है लाइन स्पेक्ट्रम होगा. जिस वक्त एनर्जी गेन या एब्जॉर्ब होगी, इस दौरान रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, तो उस दौरान स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा. और जब
इलेक्ट्रॉन एक मखसूस शेल के अंदर रहेगा, उस वक्त ना वो एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा, तो स्पेक्ट्रल लाइंस भी प्रोड्यूस नहीं होगी, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम मखसूस वक्फे से ऑब्जर्व होता है। जब स्पेक्ट्रम नहीं हो रहा होता ब्लैक हमें नजर आता है, और जब स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। तो सेकंड जो पोस्टुलेट था नील बोहर का, उसमें बताया गया है कि ओनली रेडिएट्स एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। यानी अगर दो एनर्जी लेवल्स हैं E1 E2, तो इलेक्ट्रॉन जब जो है एनर्जी गेन करेगा तो कम एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी की तरफ जाएगा, और जब एनर्जी लूज करेगा तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ आएगा। तो इन दोनों एनर्जी लेवल के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसको डेल्टा ई का नाम दिया गया। डेल्टा ई जो है एनर्जी डिफरेंस है कि दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लूज करेगा तो उस सूरत में अपना एनर्जी लेवल चेंज करेगा, और जब वो एनर्जी लेवल चेंज करेगा उस वक्त रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा। तो वो जो एनर्जी चेंज है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ई मीन्स एनर्जी और म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जब इस डायरेक्टली रिलेशनशिप को हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है E इज इक्वल टू H इंटू म्यू, जहां पर H को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर प्लांक्स कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन है प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी से ली गई है। तो H की वैल्यू प्लांक ने जो एक्सपेरिमेंट के बाद कैलकुलेट करके सजेस्ट की वो ये है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 34। तो दिस इज प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू। और उसके सेकंड पोस्टुलेट के मुताबिक, नील बोहर के सेकंड पोस्टुलेट के मुताबिक, जब इलेक्ट्रॉन इतनी अमाउंट में एनर्जी गेन या लूज करेगा डेल्टा ई अमाउंट में, जो कि H इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के बराबर होगी, गेन या लूज करेगा उस सूरत में एनर्जी लेवल चेंज करेगा। जब एनर्जी गेन करेगा तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा, जब एनर्जी लूज करेगा तो हायर से लोअर की तरफ आएगा। अगर वो कोई एनर्जी चेंज या लूज नहीं करता तो उस सूरत में एक मखसूस शेल के अंदर ही रिवॉल्व करता रहेगा। तो दिस इज द वेरिफिकेशन और रिमूवल ऑफ डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल एंड प्रेजेंट एटॉमिक मॉडल। ये नील बोहर का एटॉमिक मॉडल है, और यही एटॉमिक मॉडल इस वक्त हम पढ़ते हैं, इस वक्त यही एप्लीकेबल है मुख्तलिफ साइंस की जबानों के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। हमने कोशिश की है कि इसमें वो चीज़ें जो बुक में नहीं हैं उनको भी आपके सामने एक्सप्लेन किया जाए। फॉर एग्जांपल प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी और प्लांक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू वगैरह। उम्मीद है कि आपको ये सब टॉपिक्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।